नमस्कार, स्वतंत्र समय में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। स्वच्छ चिरमिरी अभियान के तहत महापौर डोमरू रेड्डी निगम के सफाई अमले के साथ चिरमिरी के वार्ड 33 पहुंचे। स्वच्छता चिरमिर अभियान के तहत महापौर के डोमरू रेड्डी निगम के सफाई मामले के साथ चिरमिर के वार्ड क्रमांक 33 में स्थित बी टाइप कॉलोनी पहुंचे तथा जेसीबी से वहां फैले कचरे को साफ कराया एवं कॉलोनी के चारों तरफ उग रही गाजर घास को भी साफ कराया। महापौर डोमरू रेड्डी इन दिनों चिरमिरी को साफ सुथरा रखने में वार्डों में जाकर सफाई अभियान का जायजा ले रहे हैं। इसी के तहत जब वे गोदपीरा के वार्ड क्रमांक 33 स्थित बी टाइप कॉलोनी पहुंचे तो वहां फैली गंदगी देखकर दंग रह गए और अगले ही दिन जेसीबी और डंपर लेकर निगम के सफाई कर्मियों के साथ पहुंचे और मोहल्ले में फैले कचरे को साफ कराया। 26 जनवरी तक हम लोग संपूर्ण स्वच्छ शहर का राज्य सरकार के पास हम लोग प्रस्ताव भेजे हैं। हम चाहते हैं कि चिरमिरी स्वच्छ शहर हो और स्वस्थ हो। जगह जगह गंदगी फैला देखकर बड़ा दुख होता है। मैं खुद अलग अलग वार्डों में जाकर मुख्य बाजारों में जाकर लोगों से अपील करता हूं, आग्रह करता हूं, अपने सफाई कर्मचारियों के साथ सफाई अमले के साथ ग्रास कटर मशीन को ले जाकर हम लोग अलग अलग जोन में सफाई अभियान कर रहे हैं। कोड़ी, हल्दीबाड़ी, डोमानील, गोदरीपारा, बरतुंगा, सभी जगह कोरिया, सभी जगह हम लोगों का प्रयास है कि सफाई हो। बरतुंगा में होने के बाद अभी बी टाइप में परसों यहाँ आया था लोगों से मिलने। मैंने यहाँ देखा कि बहुत गंदगी है। एसीसीएल का पॉस कॉलोनी होते हुए भी चिरमिरी का ये एसीसीएल का सबसे प्रमुख है और यहाँ बहुत सारे जागरूक लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं। लेकिन बड़ा दुख हुआ कि यहाँ की नालियाँ बजा रही थी, जगह जगह कचड़ों का ढेर था। मैंने तुरंत अपने सफाई अमले को फ़ोन किया कि दूसरे दिन से हमको यहाँ पर पूरे व्यवस्था के साथ लगना है और आज हम लोग फिर से, आज दूसरा दिन है, जेसीबी डंपर के साथ अपने ग्रास कटर मशीन के साथ पूरे सफाई अमले के साथ यहाँ पर हैं। कोरिया से रंजन सिंह चौहान की रिपोर्ट। चिरमिरी के हल्दीबाड़ी में अज्ञात चोरों ने देर रात खड़ी मोटरसाइकिल बजाज डिस्कवर को लोक तोड़कर पार कर दिया था। पुलिस की सहजता और पीड़ित के हौसले के कारण दोनों चोरों को स्टेशन रोड से धर दबोचा गया। रात को 2:30 बजे मेरी गाड़ी दुकान के सामने खड़ी थी, जिसमें 2 अज्ञात चोरों ने मेरी गाड़ी को उठाकर भाग रहे थे और मुझे चौक पे बैठे चौकीदार से मुझे सूचना मिलते कि मैं तत्काल फौरन अपने भाई को लेकर मैं थाने में गया। थाने में देखा कि कोई पुलिस वाले की सहायता नहीं मिली। तत्काल मैं उस चोरों को पकड़ा और थाने में भेजा। चोर को हल्दीबाड़ी चिरमिरी स्टेशन में स्टेशन घाट के ऊपर पकड़ा और दोनों चोरों को मैं थाने में गिरफ्तार करवाया। द्वारा अपनी बाइक की चोरी करने के संबंध में थाना चिरमिरी में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 273/15 धारा 379 भादवी का मामला थाना चिरमिरी में पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। दौरान पतासाजी मुखबिरों से मिली जानकारी की आधार पर 2 आरोपियों को मामले में गिरफ्तारी की गई। एक आरोपी नरेंद्र नंदू श्रीवास करके दूसरा के भरोसे में मध्य प्रदेश मोटरसाइकिल चोरी का प्राधिक रिकॉर्ड। अम्बाला में आज भाजपा के सांसद रतन लाल कटारिया ने कहा कि एक्स सर्विसमैन का मुद्दा प्रधानमंत्री को कई बार बताया जा चुका है और उन्हें उम्मीद है कि 2 या 4 दिन में इसका मसला हल हो रहा है। अम्बाला में आज भाजपा के सांसद कटारिया ने कहा है कि एक्स सर्विसमैन का मुद्दा प्रधानमंत्री को कई बार बताया जा चुका है और उन्हें उम्मीद है कि 2 या 4 दिनों में इनका मसला हल हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि 1 रैंक 1 पेंशन के मांग कर रहे पूर्व सैनिकों को 2 या 4 दिन में उनका हक मिल जाएगा। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री 6 सितंबर को हरियाणा को मेट्रो की सौगात देने आ रहे हैं। रतनलाल कटारिया ने आज देर शाम कैंट के रेस्ट में बराड़ा में पंचकुला जाते हुए कुछ देर के लिए रुके। रतनलाल कटारिया ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि फिर अम्बाला को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए बातचीत चल रही है, शायद मामला आगे बढ़ जाए। उन्होंने कहा है कि उन्हें खुशी है कि करनाल और फरीदाबाद स्मार्ट सिटी बने, लेकिन दुख भी होगा अगर अम्बाला स्मार्ट सिटी न बने। उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा व कुमारी शैलजा के बारे में कहा कि मुझे खुशी होती है कि करनाल
और फरीदाबाद स्मार्ट सिटी बने, मुझे खुशी है, लेकिन मेरा अम्बाला, मेरा पंचकुला अगर स्मार्ट सिटी नहीं बनता तो मेरे को तो दुख है उस बात का। और उस चीजों को दोबारा से शुरू करने के लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी प्रार्थना करूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी प्रार्थना करूंगा। तो मैं तो ये चाहूंगा कि विकास के कार्य मेरे इस अम्बाला क्षेत्र के अंदर आए, मेरी तो यही प्राथमिकता है ना। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये जो हुड्डा और सैलजा ने कांटे बोए अम्बाला लोकसभा में, उनको चुनने में भी मुझे कठिनाई आ रही है। मैं बार बार वेंकैया नायडू जी से मिला कि किसी तरह से यहाँ का वो जो वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट है वो चल पाए। हमने वहां से सारी मंजूरियां ले ली, वो ठेकेदार भाग गया, पता नहीं कहीं हाईकोर्ट में चला गया, पता नहीं कहां चला गया। अब हम किसी दूसरी एजेंसी की बात कर रहे हैं, भी किसी तरह से उसको चलवाएं। और इसी तरह से रेल के मामले में बजट के अंदर उसका नाम हो गया, लेकिन हुड्डा क्योंकि बेईमान था हमारे क्षेत्र के विकास को लेकर, उसने बड़ी मुश्किल से 1000 रुपया जो है ना उस प्रोजेक्ट के लिए रखा। 800 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, 1000 रुपए का प्रावधान करके उसको सैंक्शन तो मिल गई, लेकिन बदनीयती थी। जो भी रेल प्रोजेक्ट मिला अपनी तरफ ले गए। तो आज मैंने मनोहर लाल जी से बातचीत की है और मनोहर लाल जी से मैंने कहा कि देखो मेरी इसकी टॉप प्रायोरिटी है इस रेलवे लाइन की। तो मनोहर लाल जी ने सुरेश प्रभु जी से बातचीत की है। तो सुरेश प्रभु जी ने कहा कि पैसा, जमीन का पैसा जो कंपेंसेशन बनेगा उसको राज्य सरकार दे। तो उसमें मनोहर लाल जी ने कहा कि देखिए कोई एक जो है मैकेनिज्म डेवलप कर लो। तो अब एक इन प्रोजेक्ट्स के बारे में एक सेंटर और स्टेट की कोऑर्डिनेशन कमेटी बन रही है और जो भी खर्चा होगा सेंटर भी अपना शेयर करे, स्टेट भी अपना शेयर करे। और मैं तो उस प्रभु से ये प्रार्थना कर रहा हूं कि ये जो बजट अब की बार आएगा 2015-16 का, इसमें उसका सारा लैंड एक्विजिशन का, सैंक्शंस का जितने भी मसले हैं वो हमारे हल हो जाने चाहिए। उन दोनों ने जो कांटे बोए हैं उन्हें चुनना मुश्किल हो गया है। उन्होंने हुड्डा को बेईमान बताया। उन्होंने कहा कि वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। एक सांसद होने के नाते वे प्रधानमंत्री को मेमोरेंडम दे चुके हैं, इसलिए ये मुद्दा जल्द ही हल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का मानना है कि सभी राजनीतिक दलों से बातचीत करके विशेष सत्र बुलाया जाएगा और उसमें जीएसटी व भूमि अधिग्रहण बिल को पास करवाया जाएगा। अगर ये पास न हुआ तो सड़कों सहित कई विकास कार्य प्रभावित होंगे। महंगाई पर भी काबू पाया जा रहा है क्योंकि प्याज के रेट भी अब नीचे आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी 6 तारीख को हरियाणा प्रदेश को मेट्रो की सौगात दे रहे हैं। इसी प्रकार से 11 तारीख को चंडीगढ़ का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी सौगात आदरणीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। और जब से केंद्र में मोदी सरकार बनी है तब से हमने हर 15 दिन में एक इनिशिएटिव लिया है जिससे गरीब की भलाई हो, आम जनता की भलाई हो, हिंदुस्तान की जीडीपी बढ़े, हिंदुस्तान की आर्थिक गतिविधियां बढ़ें। चाहे वो जन धन की योजना हो, चाहे वो बीमा की योजना हो, चाहे वो फिर मुद्रा बैंक की योजना हो, एक के बाद एक नए नए कीर्तिमान स्थापित हो जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर श्रीमती सोनिया गांधी और उनका फ्यूज बल्ब राहुल गांधी अगर जीएसटी बिल पर अड़ंगे न अड़ाते, भूमि अधिग्रहण बिल पर अड़ंगे ना अड़ाते, तो भारत की जीडीपी दर अभी 2016 में ही 10% पर चली जानी थी।
50 लाख लोगों को रोजगार मिलना शुरू होना था। और जो हिंदुस्तान के अंदर 470 मिलियन जो वर्क फोर्स है, यानी कि 47 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको रोजगार की जरूरत है, और 1.2 मिलियन यानी कि हर वर्ष 1 करोड़ 20 लाख लोग रोजगार पाने की दृष्टि से हिंदुस्तान के अंदर और बढ़ते जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान एक दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है, जहां पर 600 मिलियन युवा 20 साल से 35 साल की एज के अंदर हैं। तो आज इन लोगों के अपने सपने हैं, वो रोजगार चाहते हैं, वो काम चाहते हैं, और उस दृष्टि से जो भी हमारी सरकार कदम उठा रही है, श्रीमती सोनिया गांधी और उसके बेटे और उसके अंतरंग मित्र जिलों ने उसका विरोध करने का बीड़ा अपनाया हुआ है, उठाया हुआ है। और सोनिया गांधी जी को तो आजकल पता नहीं क्या मोदी जी का फोबिया हो गया है। चाहे छोटे छोटे नेता कहीं पर खड़े हो जाऊं, वहीं पर जाके उनको शाबाश देने के लिए मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा जाके लगा देती। टाइम टाइम फीस क्यों ना हो जाए, चाहे इस दिल के टुकड़े 1000 हुए कोई यहाँ गिरा, गठबंधन बाद में टाइम टाइम फीस क्यों ना हो जाए, चाहे इस दिल के टुकड़े 1000 हुए कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, ये बात ना हो जाए। लेकिन उनको तो एंटी मोदी वातावरण बनाने से ही उनका मकसद है। और देखिए किस प्रकार के षड्यंत्र हिंदुस्तान के अंदर हो रहे हैं। सड़क टूटती है सहारनपुर में, खड्डा पड़ता है सड़क में सहारनपुर में, और उसमें मोदी जी की फोटो दिखा देते हैं कि सड़कों का बुरा हाल। कांग्रेस का मुख्यमंत्री पकड़ा जाता है गोवा में भ्रष्टाचार के मामले में, और फोटो टीवी पे दिखाते हैं कि पारीकर, यानी कि इस तरह से बदनाम करने की साजिश, मोदी जी के हर काम की आलोचना करने की साजिश, कहीं सूट बूट का नाम ले, कहीं किसी प्रकार के नाम ले। तो आज मैं देख रहा हूं, कल मैं हरियाणा की असेंबली में गया था, वहां पर मैं देख रहा था कि मेरे मित्र कांग्रेसी और इंडियन नेशनल लोकदल के जो लोग थे, उनके पास कोई एजेंडा ही नहीं था कोई बात करने का। पूर्व स्पीकर खड़े हुए कुलदीप शर्मा जी कहने लगे, जी आप ये बताइए कितने लोग आपने लगाए और कितने हटाए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस से कि जब कांग्रेस की 2005 में सरकार बनी थी तो उन्होंने 1.5 साल में कितने लगा दिए थे, एडवर्टाइजमेंट तक भी नहीं हो पाई थी। हमने तो कम से कम इसका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का गठन करके और एचपीएससी के सदस्यों की संख्या बढ़ा के हमारा पहला जो खेप है लेक्चरर्स की, उनको अपॉइंटिंग लेटर मिलने शुरू हो गए हैं, और दिसंबर तक 30,000 लोगों के हाथ में रोजगार की चिट्ठी होगी। इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट है, इसके बारे में थोड़ा देखिए, मैं यहां से सांसद हूं और सांसद के नाते लोकसभा में मैं मैक्सिमम प्रश्न डालता हूं, उनमें से कुछ के जवाब आते हैं, बातचीत होती है, कुछ मंत्रियों को मैं व्यक्तिगत रूप से मिलता हूं। मैंने अंबाला कैंट का, डिफेंस का मैंने उठाया, और मैंने यहां पर यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाया। वो चीजें पहले ही, हमारी सरकार बनने से पहले ही दूसरे दक्षिण हरियाणा में घोषित हुई हैं। तो अभी तो महीने ही शुरुआत हुई है, तो मैं उन चीजों पे लगातार नजर बनाए रखे हुए हूं। मैंने अंबाला छावनी के रेलवे स्टेशन का जो मुद्दा उठाया, उसका लोकसभा में भी जवाब आ गया है कि फ्रांस की मदद से वो टेक्निक यहां पर आएगी और विश्व स्तरीय ये बनने जा रहा है। अभी कल ही मेरी जो नेशनल हाईवे का जो सबसे बड़ा ऑफिसर बैठता है यहाँ पर,
मेरी कल ही उससे बात हुई है माथुर जी से। मैंने उनसे पूछा है कि भाई जब पैसा आ गया है 3,136 करोड़ रुपया, ये कैथल से अम्बाड़ा, अम्बाला से यमुनानगर, चंडीगढ़ से यमुनानगर, तो आप इन सड़कों का काम शुरू क्यों नहीं करते? तो मुझे माथुर जी ने बताया कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट जिस व्यक्ति ने लिया है उसका काम कभी कहीं और चल रहा है, तो वो 15-20 दिन में उसका काम पूरा होके तो इसका काम जो है, इन सड़कों का वो काम जो है लगने वाला है। तो और मैं अभी जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अम्बाला में की थी तो स्मार्ट सिटी के मसले पर भी मैंने बोलते हुए कहा था कि बंद है मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। यहाँ पर हमारा आपस में तालमेल नहीं बन पाया और वो जो नगर निगम थी उसने सारे केस का जो है भ्रूण हत्या कर दी शुरू में ही, तो जिसकी वजह से हमारा जो केस था वो लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंच सका। और जिन लोगों को उसमें पूरी भूमिका निभानी चाहिए थी, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं किसी को दोष नहीं दे पा रहा हूं उसमें। तो मैंने अब फिर कुछ जनप्रतिनिधियों से या जो अपने समाज के डिफरेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, मैंने उनसे प्रार्थना की है कि प्लीज ये जो दोबारा से इसका मेमोरेंडम वगैरह दोबारा से आप करके अम्बाला को स्मार्ट सिटी की बातचीत जो है आप कहें। वो पंचकुला के वेलफेयर एसोसिएशन मुझे मिली थी और मैंने उनकी मांग मोदी जी के सामने जब रखी तो उसके ऊपर विचार करने के लिए बातचीत चल रही है। बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। एक सांसद के नाते मैं 5-4 बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ध्यान में ला चुका हूं। एक्स सर्विसमैन का मेमोरेंडम व्यक्तिगत तौर पर मैं दे चुका हूं और जो मैं लगातार संपर्क में हूं, ब्रिगेडियर कृष्ण जी, कर्नल कालिया जी, जो उनका एक मोदी जी का एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते कि पूर्व सैनिकों के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, वो सारी भावनाएं मैं प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाता रहता हूं और मुझे पूरी आशा है कि वो 2-4 दिन के अंदर मसला जो है वो हल हो रहा है और बहुत अच्छे सम्मानजनक ढंग से वन रैंक वन पेंशन का मसला हल होगा और उनको उनके अधिकार मिलेंगे। हमारी सरकार का हमारी सरकार का पूरा प्रयत्न है कि सभी राजनीतिक दलों से बातचीत करके एक विशेष सत्र बुलाया जाए और उसमें जीएसटी बिल विशेष तौर से और भूमि अधिग्रहण बिल जिसको ड्रॉप कर दिया गया है उसके बारे में भी अगर कोई राय बनती है, अगर कोई बातचीत से मसला हल होता है, उसके ऊपर भी बिल को पास कराया जाए, क्योंकि इनके पास ना होने से सारी सड़कों का काम बीच में रुक जाएगा, सारे हॉस्पिटल बनने का काम बीच में रुक जाएगा, सारे मेडिकल कॉलेजेस बनने का काम बीच में रुक जाएगा। जिस रेलवे लाइन का आपने मेरे से जिक्र किया, मैंने ये कहा कि मैं 2015 और 16 के बजट में इसको डलवा के रहूंगा। अगर मैं कामयाब हो जाता हूं तो रेलवे लाइन जो है उसके लिए जमीन तो चाहिएगी। अगर जमीन नहीं अक्वायर करने का कोई कानून होगा, मेरे सिर से जाएगी क्या? ट्रेन को तो जमीन में से ही जाना है, ना कोई आकाश में से जाएगी। इसलिए श्रीमती सोनिया गांधी अपने अंतरंग मित्र दलों के साथ मिलकर और अपने बेटे राहुल गांधी के सिंहासन के पक्का करने के चक्कर में जो राष्ट्र का नुकसान कर रही है, जो देश के विकास को रोक रही है, उसकी कांग्रेस पार्टी को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और जो लोग कह रहे हैं कि बिहार में पता लग जाएगा भारतीय जनता पार्टी को, मैं उनको कहता हूं कि दिल बहलाने के लिए ख्याल बहुत अच्छा है गालिब, वहां पर हम 2/3 मेजोरिटी के साथ जीत कर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और जिस दिन ही चुनाव की घोषणा हुई तो नीतीश कुमार और उसके जो अंतरंग मित्र हैं, लालू बालू पालू टालू जो कुछ भी हैं, वो उनका जो सिंहासन है
एकदम से धराशायी होगा, ऐसा रतनलाल कटारिया का मानना है, ऐसा जो है राजनीतिक पंडित हैं उनका मानना है। महंगाई की समस्या तो दूसरी तरह की बन रही है कि एक तो होता है इन्फ्लेशन जिससे महंगाई बढ़ती है, और उसका दूसरा रूप है डिफ्लेशन कि वो दूसरी तरह से महंगाई की दर इतना नीचे आ जाती है जैसे आज आ गई है, होलसेल प्राइस इंडेक्स 0 हो गया है, और जैसे 0 से नीचे आना शुरू होगा तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लागू होगा, फिर उसका और उल्टा नुकसान होना शुरू हो जाता है। जैसा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है कि जब आप गुलाब जामुन का पहला पीस खाते हो तो आपको इतना मजा आता है, क्या है स्वाद आ गया, फिर जब दूसरी गुलाब जामुन खाते हो तो फिर उसका स्वाद घट जाता है, और एक स्टेज ऐसी आती है कि यार बस अब नहीं, मैंने नहीं खानी और है। और अगर उसके बावजूद भी आप फिर खाना चाहो उस गुलाब जामुन को तो वो फिर नेगेटिव रोल प्ले करना, आपकी बॉडी के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर देती है। यही हिसाब इसका है प्राइस इंडेक्स का, महंगाई का। तो महंगाई के ऊपर पूरा अंकुश है। प्याज पे तो अंकुश लगा नहीं पाई आपकी सरकार। अफगानिस्तान से प्याज आने थे, कब तक आएंगे? देखिए, टेम्परेरी फिनोमेना है, कुछ पे हमने काबू पा लिया है। महारानी सोनिया ने तो 100 रुपये बकवा दिए थे, हम तो फिर ये 60 पे चले गए थे परचून में, अब फिर जो है ना 35-30 पे आ गए हैं, और इनको और अंकुश रखेंगे इनके ऊपर, सारी चीजों के ऊपर। अफगानिस्तान वाली थी क्या है जी? 35 पे आ गया मेरा ख्याल, तो 50 से ऊपर ही है, 60 पे। तो इसका मतलब जो अफगानिस्तान, चलो मैं लेने जा रहा हूँ अभी। हाँ, मेरे से 1 घंटे बाद पता कर। अम्बाला से रोजी बहल की रिपोर्ट। महोबा जनपद के थाना कबरई अंतर्गत ग्राम उटिया के किसान को दबंग ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। किसान का कसूर सिर्फ इतना था कि उसके जानवर दबंग के बाड़े में चले गए थे। महोबा जनपद के थाना करवई अंतर्गत ग्राम उटिया में किसान को दबंग ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। किसान का कसूर सिर्फ इतना था कि उसके जानवर दबंग के बाड़े में चले गए थे, जिससे नाराज दबंग ने किसान पर अवैध तमंचे से 3 फायर कर दिए। आरोपी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। नजदीक आ रहे ग्राम पंचायत की सुखबुहाट के साथ ही गांव में अपराध भी बढ़ता जा रहा है। थाना कबरई के ग्राम ऊटिया में दबंग युवक ने एक किसान को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मृतक के परिजनों की माने रास्ते में रहने वाले बलवीर यादव के पशु बाड़े में रामश्री दत्त की गाय घुस गई, जिसको लेकर बलवीर ने पहले तो उसके साथ मारपीट की और बाद में उसे अवैध तमंचे से गोली मार दी। दबंग ने 3 गोली किसान को मारी। ग्रामीणों द्वारा शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और रामश्री दत्त को गंभीर हालत में लेकर थाना करवई पहुंचे, जहां उसने अपना बयान दर्ज कराने की बात दरोगा से कही, लेकिन उसे बयान दर्ज कराने से पहले इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया, जहां रास्ते में उसकी मौत हो गई। सीओ सिटी संदीप सिंह सहित थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मृतक के भाई राम पूजन त्रिपाठी और दुर्संगम त्रिपाठी ने बताया कि मामूली विवाद के चलते उसके भाई को मौत के घाट उतारा गया। दबंग सत्ता की भी धमक दिखाता रहा है। पुलिस भी पूरे मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। राम पूजन की माने तो घटना को अंजाम जब दिया गया तो बलवीर यादव और उसके 3 भाई और पिता भी मौके पर मौजूद थे। उसके परिवार को अभी भी धमकी मिल रही है। इस पूरे घटना को लेकर जब हमने सीओ सिटी संदीप सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि पूरी घटना जानवर के बाड़े में घुसने से हुई है। आरोपी ने शराब के नशे में किसान को गोली मारी है। फिलहाल 4 लोगों के खिलाफ नाम दर्ज रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। जल्द ही आरोपियों को पुलिस की हिरासत में लिया जाएगा। भाई खेत से अपनी गाय लेकर के आ रहा था। इनके बीरबल यादव के
बयारा में जो है तो गाय चली गई तो उसने गाली दी वहां से कि साले किसकी गाय, गोली मार दूंगा। तो उसने कहा भैया मैं राम सीरत हूँ, गोली मत मार देना। बोला अच्छा, और बस इतना कह के भाई पास में गया तो इसने गिरीबान पकड़ करके एक गोली मारी बीरबल यादव ने, और 3 भाई इसके छुपे हुए थे और इसके पिता छुपे हुए थे वहीं। फिर उन्होंने 2-2.5 घंटा उसको वहीं दबाए रहे, किसी को बताया भी नहीं। और 7 बजे की घटना है, 10 बजे फिर इन्होंने झूठ मूठ शोर मचाया, किसी औरत ने गांव की देख लिया, तब इन्होंने बताया 3 फेर लगे उसके। और जब वहां थाने लेकर के कबरई में गए तो दरोगा ने भाई ने बयान भी दिए, रामसी दत्त ने, मगर दरोगा ने बयान नहीं लिखी है, बोले पहले जाओ हॉस्पिटल में दिखाओ, बाद में बयान लिखे जाएंगे। और इसके बाद में वो धमकी भी देते हैं, उनकी सरकार है, कहते हमारी सरकार है, साले हम मार डालेंगे पंडितों को, तो ऐसा ऊपर से कहते हैं। ये पूरा मामला ये है कि जानवर लेके आ रहा था भगा करके खेत से, तो इनके बाड़े में चले गए तो इन्होंने पकड़ करके गाली गलौज की। और पिताजी थे इनके तो 3-4 भाई थे वहाँ पे, उन्होंने मारा, उन्होंने पकड़ के फायर गोली मार दी। क्या नाम है उनका जिनने गोली मारी? बीरबल यादव। अभी तक पुलिस क्या कर रही है इसमें? पुलिस कुछ नहीं, गई थी और वहाँ से वापसी आ गई, कह रहे कि नहीं मिले हैं, रिपोर्ट नहीं लिख रहे थे। वो तो एक का लिख रहे थे, कह रहे थे जिस भाई वो उसका फिर लिखो और किसी को क्यों लिखा रहे हो। तो फिर उसके बाद में मैंने कहा नहीं लिखना है, अगर रिपोर्ट नहीं, आप नाम नहीं लिख रहे हैं तो नहीं लिखाना नहीं है, मैं जा रहा हूँ, मैं होगा। उसके बाद में फिर उन्होंने कहा ठीक है लिखो। तो रिपोर्ट के लिए सुबह कहे कि हम दे रहे हैं, उसके बाद में कहा आप चलिए हम ले करके आ रहे हैं। अभी उसकी नकल भी नहीं दी हमको अभी, और फिर गए भी नहीं, अभियुक्त हैं। तो अभी हमें खतरा है उन लोगों से, हमें अभी पहले से भी कि यहाँ पे 2 पड़ोसी रामश्री दत्त और बलबीर यादव, ये दोनों पड़ोसी हैं। और रामश्री दत्त को बलबीर ने तमंचे से फायर मार दिया, जिससे उसके पेट में गोली लगी 315 बोर की, और वो घायल अवस्था में उसको थाने लाया गया। फिर थाने से उसको ट्रीटमेंट के लिए जिला हॉस्पिटल महुआ भेजा गया, जहाँ पे इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। विवाद का कारण ये सामने आया प्रथम दृष्टया जांच में कि जो मृतक है इसके बाड़े में जिसने गोली मारी उसका जानवर इसके बाड़े में आ गया, तो वो शिकायत लेके उसके साथ गाली गलौज कहासुनी करने लगा। तो वो जिस व्यक्ति ने गोली मारी बलबीर ने, वो कुछ नशे की हालत में था, उसने तमंचे से फायर कर दिया है। तो विवाद का कारण बाड़े में जानवर का चला जाना था। कितने लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए? पहले जब बात हुई प्रथम दृष्टया, तो जो मजरूब था मृतक पहले, उसने जो थाने पे बात बताई, उसने तो पहले बलबीर यादव का नाम लिया कि उसने तमंचे से फायर कर दिया और गोली मुझे लगी। लेकिन उसके यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आने के बाद जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके परिजनों ने जो आरोपी पक्ष है उसके 4 लोगों को जो है उन्होंने आरोपी बनाया है, और 4 लोगों के नाम से उन्होंने नामजदगी की तहरीर दी है। नहीं, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्दी पुलिस को सफलता मिल जाएगी। महोबा से इजराइल कुरैशी की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।